चलो ठीक है, तो अपन ने पिछले इसमें देखा था बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या देखा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अपना आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट भी बोलते हैं। क्या था अपना? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसका अपना फॉर्मूला आया था Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। इसी को वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था -Gm1 m2 बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर। तो ये जो r वेक्टर हमने बताया, इसके दो चीजें रहती है, एक तो टेल रहता है और एक क्या रहता है बेटा? हेड। एक टेल रहता है और दूसरा क्या रहता है? हेड। तो टेल कहाँ रखना है? जो फोर्स लगा रहा है उस पे। हेड कहाँ रखना है? जिस पे फोर्स आ रहा है, ये जो और ये जिस पे। इस हिसाब से हमें पोजीशन वेक्टर कंसीडर करना। क्लियर? इसके बाद हमने एक मास अर्थ का कंसीडर करके ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाए थे, Gm बाय r स्क्वायर। जो अगर हाइट पे गए अपन तो अपने पास ये फॉर्मूला बना था r बाय r प्लस h का स्क्वायर। ये कब यूज करना है? जब h बड़ा हो, बड़ा मतलब r के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? तो हम ये यूज करेंगे। अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सही है? अगर अब अर्थ के अंदर डेप्थ में गए तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, GD बराबर G इंटू 1 माइनस D बाय R। सही है क्या? क्या पढ़ा? 1 माइनस D बाय R। और अगर कुछ एंगल पे अपन रहे तो उसके लिए हमने पढ़ा R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? अरे सही है कि नहीं? तो इसके क्वेश्चंस करे हमने। क्या करे? क्वेश्चंस में, ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में सिंपली वर्ड्स का खेल रहता है कि वो क्या बोल रहा है, रेडियस के इतनी इस पे निकालना है, किस कंडीशन के लिए निकालना है। तो वर्ड्स का खेल रहता है, वर्ड्स बराबर समझ में आने चाहिए। तो फॉर्मूले तो आसान ही है, अगर वर्ड्स नहीं समझे तो फिर आता नहीं। इधर मैग्नीट्यूड के लिए अलग बात है, वेक्टर के लिए अलग बात है। तो वेक्टर का काम तब पड़ेगा जब वेक्टर फॉर्म में कुछ दिया होगा, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो ही वेक्टर फॉर्म में आएगा, अदरवाइज काय में आएगा? मैग्नीट्यूड। इसके अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे अपन ने। चलिए, आज जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या निकालते हैं? इंटेंसिटी निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसकी हम क्या फाइंड करेंगे? इंटेंसिटी। ये सही आ रहा है बेटा कैमरा में? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमने ग्रेविटेशन में क्या बोला? कोई भी एक मास है तो वो दूसरे मास पे क्या लगाता है? फोर्स। ये इसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये मास इसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बरोबर? दोनों मासेस एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। अब ये फोर्स की इंटेंसिटी कितनी, मतलब कितनी तीव्रता है, वो कौन बताएगा हमें? जैसे अगर मैं बोलूं ये मास है, यहाँ दूसरा मास आया तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ या नहीं? मैं इस मास को दूर लेके जाऊंगा तो फोर्स कम होते जाएगा, मतलब उस पे लगने वाली फोर्स की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम। वही अगर मैं इस मास को इसके पास लाऊंगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा। सही है या नहीं? क्योंकि डिस्टेंस क्या होते जाएगा? कम। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मास एक सैंपल मास पे कितना फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैंने सिस्टम ऑफ मास क्यों बोला? यहाँ पे स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, कोई भी शेप हो सकता है, वो तो सिस्टम ऑफ मास हो गई ना। छोटा सा पार्टिकल हो गया क्या? नहीं। तो कोई भी सिस्टम ऑफ मास दूसरे मास पे कितना फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे बेसिकली डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट मास। जैसे इन दोनों के बीच का मैं फोर्स लिखता तो क्या होता? Gm बाय, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सपोज r, तो r स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कर दिया? m। तो ये क्या बन गया भैया? Gm बाय r स्क्वायर। क्या बन गया? सही है? तो फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फोर्स लगा रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे लग रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, ये तो कट गया। जिस पे इंटेंसिटी निकाले वो पॉइंट क्या हो गया? मास गायब हो गया। मतलब हम इंटेंसिटी किसी भी डिस्टेंस पे निकाल सकते, वहां मास रहे चाहे ना रहे, उससे फर्क पड़ता। समझिए क्या? यस और नो? तो फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वहां पे पॉइंट पे मास होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी। तो ये जितने डिस्टेंस तक कोई भी सिस्टम ऑफ मास फोर्स लगा सकता है ये उसका एरिया बन गया। तो ये जो फील्ड है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? जैसे अर्थ है,
तो अर्थ की कुछ डिस्टेंस तक ही ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके बाद आप अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चले जाते हो, फिर आप वापस नीचे नहीं आते। जब तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है तब तक आप कहीं पे भी गए तो आप कहाँ गिरोगे, नीचे गिरोगे। तो इस फील्ड के आप एक बार बाहर चले गए कि आप चले गए, फिर फर्क पड़ता। तो अर्थ की ये कौन सी फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, कोई भी आपके पास मास है तो उसका वो एरिया जिस एरिया में वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे, समझ में आ गया ना। कोई भी आपके पास मास है या सिस्टम ऑफ मास है, वो कितने जगह कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई उसमें अगर सैंपल मास आ गया किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता, जिस पे आप निकाल रहे उस पे डिपेंड, जिस मास की फील्ड है उस पे डिपेंड करता है। तो ये m जितना बढ़ेगा उतनी उसकी फील्ड बढ़ेगी, उतनी उसकी इंटेंसिटी, ये m जितना कम होगा उतनी उसकी फील्ड इंटेंसिटी भी। समझे क्या, ये सर नो, अरे सही है, चलिए क्लियर हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फिर कि ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ मास इटसेल्फ, वो खुद के सिस्टम ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो Eg बराबर क्या हो जाएंगे, ये Fg बाय मास। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Eg वेक्टर की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है वही रहेंगी, हाँ या नहीं, यस और नो। फोर्स पे डिपेंड कर रहा तो जो फोर्स की डायरेक्शन रहेंगी वही रहेंगी ना इसकी, सही है, हाँ या नहीं। चलो ठीक, क्लियर। दूसरी बात इसी के बारे में, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला था, डिवाइड बाय कौन आया, सॉरी m, डिवाइड बाय कौन आया था m, तो वैसे ही लिखेंगे। सिर्फ कौन गायब हो गया यहाँ से, m, जहाँ पे फील्ड निकाल रहे वो मास गायब हो गया, बाकी तो फॉर्मूला वही है जो किसका था, ग्रेविटेशनल फोर्स का था। किसका था, सही है क्या, यस और नो, ठीक है, अबे ठीक है। चलो तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, मास का यूनिट क्या है केजी। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ ना, न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे केजी है, केजी क्या बचेगा, पर इसको ये नहीं बोलेंगे अपन, अपन यही बोलेंगे न्यूटन पर केजी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन को बोलते ना, समझे क्या, भले यूनिट सेम है लेकिन वो बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, न्यूटन पर केजी। तो इस पे से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, मीटर मतलब L1, सेकंड का स्क्वायर मतलब t-2, t2 नीचे ऊपर आ गया तो -2। डेफिनेशन क्लियर हो गई, अरे क्लियर हुई क्या। अब हमें ये अलग अलग कंडीशन के लिए निकालना है। अब मेरे पास एक पॉइंट मास है m, ये स्मॉल मास है m एट पॉइंट p, तो मुझे यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल, तो ये इस पे क्या लगाया इसने, फोर्स। इनके बीच डिस्टेंस कितना है बेटा, r, तो हम इसे बोल देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास। तो इस मास का कोई लेना देना है क्या, नहीं, मुझे इस पी पॉइंट में निकालो, इस मास का मेरे से कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए सिंपली क्या होगा, Eg, जी इंटू जिसकी फील्ड निकालना है m डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है। तो Gm बाय क्या बना, r स्क्वायर, क्या बन गया, मैं इस वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो Gm बाय r क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर। ये तो पता है आपको पोजिशन वेक्टर कैसे लेना है, यहाँ निकाल रहे हैं तो टेल यहाँ पे आएगा, हेड यहाँ पे आएगा, सही है कि नहीं, चलो क्लियर है। तो ये हो गया ड्यू टू पॉइंट मास, किसके कारण, ड्यू टू, क्लियर हो गया, अरे क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक क्या है अपने पास y एक्सिस, एक क्या है अपने पास x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक यहाँ पे कोई एक स्मॉल मास है m, इधर एक कैपिटल मास है m, इसके कोऑर्डिनेट है 0 a,
एक नीचे मास है, अब इसके कोऑर्डिनेट है भैया 0 माइनस ए, क्या है 0, सही है हो या नहीं। चलो तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया a, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भैया a। सपोज ये m मास जो है वो है डिस्टेंस x पे, कितनी डिस्टेंस पे है x। अब हमें ये जो m पॉइंट मास है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्लियर? यस और नो? तो अगर मैं इसे जोड़ूं तो सिंपल सी बात है, इस जो कोई पॉइंट मास है इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है भैया? ये मास इधर लगाएगा, ये मास इधर लगाएगा, तो उस फोर्स के कारण इधर भी फील्ड आएंगी। और अब ये दोनों मास सेम है तो दोनों की फील्ड सेम आएंगी, दोनों का डिस्टेंस भी क्या है सेम, तो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या आएंगी सेम, अलग अलग आएंगी क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इधर फील्ड Eg आ रहा है, इधर भी फील्ड कितना आ रहा है Eg, चलेगा क्या? दोनों सेम ही रहेंगी ना? अरे सेम रहेगी कि नहीं? चलो इसका एंगल है इधर थीटा, सपोज इसका एंगल इधर भी कितना है थीटा, दोनों थीटा भी सेम रहेंगे क्योंकि a और x सेम है, a और x क्या है सेम। तो नेट फील्ड कितनी बचेगी इस पॉइंट पे? तो ये देखो मैं यहाँ निकालता समझने के लिए, इधर भी Eg फील्ड है, इधर भी Eg फील्ड है, ये एंगल कितना है थीटा, ये भी कितना है थीटा। तो मैं इनके दो कंपोनेंट बना सकता, जिसके साथ एंगल वो क्या हो जाएगा कॉस, तो ये आ जाएगा इधर Eg cos थीटा। इस वाले का भी कंपोनेंट इधर क्या आएगा Eg cos थीटा, इधर क्या बनेगा Eg sin थीटा, इधर भी क्या बनेगा, यहाँ तक ठीक है। तो ये जो Eg sin थीटा ऊपर है और ये Eg sin थीटा कहाँ है नीचे, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को क्या कर डालेगा कैंसिल, तो ये तो कट गए, फिर बचे कौन, ये दो ही बचे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो जाएंगी 2 टाइम्स Eg cos थीटा। अरे ठीक है क्या? क्या बना 2 टाइम्स Eg cos थीटा। आ गई नेट फिर Eg क्या है सर? Eg तो सिंपली अपने पास क्या होता है बेटा Fg बाय मास। Fg क्या है? इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स G m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, इधर a है इधर x है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय m क्या बचा है gm बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे Eg नेट क्या बन जाएगा अपना 2 इंटू gm cos थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है क्या? तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण दो मासेस है और एक्सिस पे पॉइंट है करके। क्लियर हुआ यहाँ तक? अरे क्लियर हुआ क्या? सही है, इतना समझ में आ गया? यस और नो? ठीक, चलो अब मैं अगर ये ऐसा बोलूँ भाई साहब cos थीटा मुझे लिखना है, तो cos थीटा सबको पता है क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? तो अपना ये क्या बन जाएगा Eg नेट बराबर 2 gm बाय क्या था अपने पास a स्क्वायर प्लस इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा 2 gm x अपॉन इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये बन गया अपना Eg नेट, सही है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पॉइंट P है मैं इसको अंदर लाते लाते यहाँ ला गया तो x 0 हो जाएगा, x क्या हो गया, अगर x इसमें 0 पुट कर दूं मैं तो ये तो 0 आना चाहिए, x 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सच में 0 आता है क्या देखते। ये यहाँ आ गया, ये फील्ड ऊपर लगाएगा और ये फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो 0 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एट x इज इक्वल टू 0 Eg नेट इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा।
अब मैंने अगर ऐसा बोला कि x इज लेस देन एंड लेस देन a के मुकाबले x बहुत छोटा है, तो EG नेट मेरे लिए क्या बन जाएंगे बेटा 2GM x डिवाइड बाय, इसमें x ऐड कर भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो 2GM x बाय क्या बन गया a क्यूब, क्या बन गया a क्यूब। वैसे ही अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि a इज लेस देन एंड लेस देन x, तो EG नेट क्या बन जाएगा 2GM x, तो यहाँ से a को निगलेक्ट कर देंगे, x2 का पावर क्या होगा 3/2, 2GM x अपॉन 2 कैंसल, तो x क्यूब, इसमें का एक x चला जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो 2GM बाय x स्क्वायर क्या हो गया 2GM बाय। अब अगर मैं बोल दूं कि x पॉइंट बहुत दूर है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो EG नेट क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा सर EG नेट? वो तो मल्टीप्लाई में, भले यहाँ मल्टीप्लाई में है लेकिन नीचे तो x का स्क्वायर है ना भैया, तो नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब और बड़ा हो जाएगा वो, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा कम, तो वो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। क्लियर? यस और नो? तो सर हमें डेरिवेशन याद रखना है कि नहीं, मैंने एक कंडीशन समझाई सिर्फ कि हम कैसे निकालते हैं। 2 मास ऐसे रहे, यहाँ पे पॉइंट पे निकालना, तो आपको फॉर्मूला याद रहा तो भी चलेगा। क्लियर? यस और नो? अब हमें इसमें ये सोचना है कि मैक्सिमम कहाँ रहेगा और मिनिमम कहाँ रहेगा। हमने तो बोल दिया कि यहाँ 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो बीच में कहीं तो बढ़ेगी वैल्यू और कहीं तो कम होंगी, तो मैक्सिमम का और मिनिमम का हमें वो सोचना है। तो कोई भी चीज मैक्सिमम है या मिनिमम निकलना हो तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को अब तक कि डिफरेंशिएट करो एंड इक्वेट विथ 0 बोला है क्या? तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वेट विथ क्या करना पड़ेगा? नो डाउट डेरिवेशन बड़ा दिखेगा लेकिन कोई सोचना नहीं है, हमें तो एंड रिजल्ट देखना है। क्या देखना है? तो फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको e को डिफरेंशिएट एंड इक्वेट विथ क्या कर देते हैं x एंड इक्वेट विथ 0, तो ddx ऑफ अपना फॉर्मूला आया है बेटा 2gmx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी 2 वेरिएबल हो उनका रेशो हो u बाय v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे का वैसे के वैसा ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे के वैसा नीचे वाले का डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये मैंने बताए थे फॉर्मूले याद करने के लिए डेरिवेटिव। कौन सा रूल है ये? क्वोशंट रूल। कौन सा रूल है? तो इस रूल के हिसाब से अगर हम अभी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2gm तो बाहर निकाल के 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतने इसके बारे में ही सोचेंगे अपन। तो डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 ऐसे के x का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस न्यूमरेटर में का x वैसे के नीचे वाले का डेरिवेटिव x का पावर n रहा तो हम क्या लिखते हैं nx टू द पावर n माइनस 1, तो ये 3/2 आगे आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसका पावर क्या होगा 3/2 माइनस 1, ये अंदर जो x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, नीचे डिनोमिनेटर का क्या बोला था स्क्वायर, इक्वेट विथ, तो ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को लिखने की जरूरत। फिर यहाँ पे बचेगा कौन अपने पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो 2 2 3x इंटू एक्स क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर ये हो जाता है 1/2, तो ये इधर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 नीचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर क्या बचा बेटा 3x स्क्वायर, ये 1/2 ऊपर जाएगा, इसका पावर कितना था अपना 3/2 था ना बेटा, ये 3/2, ये 1/2 जाएंगे उसमें से क्या हो जाएगा माइनस, अरे ऊपर लेके तो पावर माइनस होगा ना, 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1 में 3 माइनस 1 कितना होगा 2/2 मतलब 1 बचेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 बराबर 3x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 3x स्क्वायर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर उधर गया तो कितना 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ a स्क्वायर बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना बचा a बाय √2 प्लस माइनस,
ठीक है क्या? कितना आया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो हमें तो ये याद रखना है, हमें थोड़ी ना डेरिवेशन याद रखना है। बना कैसे वो बता दिया मैंने, क्लियर है? तो मतलब जब पार्टिकल यहां से a/√2 इतने डिस्टेंस पे रहेगा, कितने डिस्टेंस पे? तब इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी? मैक्सिमम। सर इलेक्ट्रिक फील्ड काय को बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही चीज रहेंगी, सिर्फ वहां पे चार्ज रहेगा मास की जगह पे। डेरिवेशन भी सेम, फॉर्मूला भी सेम, नाम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? नाम। तो इस बेसिस पे हम ऐसा प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ कि ये x है, इधर क्या है y। तो सेंटर ओरिजिन पे क्या है अपना? ग्रेविटेशनल फील्ड 0। ओरिजिन से दूर जाते जाते बढ़ेगा, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज। कहाँ तक बढ़ेगा? a/√2 तक। ऐसे निगेटिव साइड पे भी होगा, बढ़ेगा फिर क्या होना शुरू होगा? डिक्रीज। कहाँ पे? a/√2 पे। यहाँ पे वैल्यू रहेंगी उसकी मैक्सिमम। क्या रहेंगी? सही है क्या? मतलब मैक्सिमम कितना आता फिर? ई मैक्स। इसमें पुट करना पड़ेगा हमें। एक्स की वैल्यू कितनी है? a/√2। क्या बनेगा बताओ? 2gm इंटू एक्स की जगह पे a/√2, इधर a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी क्या होगा? a²/2। इसका पावर कितना? 3/2। तो ये 2 और √2 नीचे, तो ये बच जाएगा gma/√2। उल्टा लिखा मैंने, √2 ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। √2 gma/, ये कितना हो जाएगा? 2a² प्लस a², 3a²/2। अरे सही है क्या? और इसका पावर क्या बचेगा बेटा? 3/2। ये कौन हुआ? ई मैक्स। कौन हुआ? क्लियर? तो ये हुई मैक्सिमम वैल्यू किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप लोग बोलेंगे सर डेरिवेशन बहुत बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है। कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स पुट करने के बाद का याद रखना है। सही है? कौन से इसका? करो 3/2 का पावर 3/2 मतलब क्या? स्क्वायर रूट का क्यूब। स्क्वायर रूट का क्यूब मतलब 3/2। ठीक है, तो a का तो 2 चला जाएगा, क्यूब भी बचेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा √2 gma/3/2 का पावर 3/2 इंटू a का पावर क्यूब। इसमें से भी चला जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। कौन बचेगा? स्क्वायर। ठीक है, चलो क्लियर है? तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण बेटा? 2 पॉइंट मास रहे तो। फिर अब अलग अलग शेप आएंगे। रिंग रही तो, डिस्क रहा तो, स्फीयर रहा तो हमें हर एक के लिए वो लिखते आना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? तो ये जैसा डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन होता है बेटा रिंग के लिए। किसके लिए? इधर ध्यान देंगे सब लोग। सपोज अभी रिंग है अपने पास, क्या है? रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ध्यान देना बराबर से। यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। इसके सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी? हर अपोजिट मास अपना फोर्स लगाएगा पॉइंट पे, सेंटर पे। सेंटर के अपोजिट इधर भी मास है, इधर भी ये अपना लगाएंगे, ये अपना लगाएंगे, वो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे? कैंसल। इसलिए सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या रहेंगी? 0। ठीक, तो फिर यहाँ पे कैसे निकलेगी सर? देखो, मैंने इसका एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया भैया, dm। कितना? ये ले लिया। तो इसकी रेडियस है r, यहाँ से इसका पॉइंट है सपोज कितने डिस्टेंस पे? r इतने डिस्टेंस पे। यहाँ पे जो मास था m था, ये क्या होगा? √r² प्लस, तो यहाँ पे अगर मैं फील्ड निकालूं, क्या निकालूं? फील्ड। तो क्या आनी चाहिए फील्ड? वही फॉर्मूला आएगा अपना। अरे हो या नहीं? तो जैसा इधर वाला मास है, ऐसे ही छोटा मास इधर भी रह सकता, ये भी तो अपना लगाएगा फोर्स। अरे हो या नहीं? यस और नो? चलो, तो इसके कारण आने वाली फील्ड छोटे मास के कारण मैं इधर DEG बोल देता, इधर भी। अब ये थीटा वाला कंसेप्ट अभी पढ़ा हमने,
तो नेट फील्ड छोटी वाली कितनी बचेंगी, मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, 2 टाइम्स DEG cos थीटा, अभी तो बनाया ये EG cos थीटा, EG cos थीटा, ऊपर और नीचे वाला क्या कर डालेंगे, कैंसिल। वो EG की जगह मैंने DEG लिखा छोटे एलिमेंट के लिए, किसके लिए, छोटे एलिमेंट के लिए, समझा गया, यस और नो। तो ये हो गई स्मॉल एलिमेंट के लिए। सर DEG की वैल्यू 2 टाइम्स क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स तो इसका है, G इंटू DM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है अपना, R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ही बचेगा। cos थीटा आपको पता है क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो DEG क्या बचा, 2GDM इंटू R अपॉन, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, फिर से वैसे ही आया, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर, तो फर्क आएगा डेरिवेशन में। पर ये छोटे एलिमेंट के लिए है, किसके लिए, अब मुझे पूरे रिंग का अगर निकाला तो इन सबके एडिशन होते जाएंगे, DM 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 क्या होते जाएंगे, ऐड, यस और नो। तो इन सबका ऐड करना मतलब क्या, इंटीग्रेट करना, क्या करना, इंटीग्रेट। तो नेट फील्ड क्या बनेगी, लिमिट क्या लूं बताओ, लिमिट बताओ क्या आएंगे, 0 से लेके कितना मास, रिंग का टोटल मास कितना है, m, तो DM DM जोड़ जोड़ के m बनेगा, लेकिन यहां मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके m/2, 0 से लेके सर पूरा मास क्यों नहीं, अब देखो अपन ने दोनों तरफ लिया, इधर भी DM लिया इधर भी, तो ट्वाइस तो पहले ही कर चुके अपन, अरे हाँ या ना, हमने सिर्फ DM कंसीडर करा क्या, हमने इधर भी DM लिया, और तो ये वाला DM यहां तक आएगा तो ये हाफ ही मास होगा, अरे सर नो, ये वाला भी आएगा तो इसका मास भी क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय लिमिट कितनी लगेंगी, 0 से, ये सेंटर से मैं इस पॉइंट तक जाऊंगा तो ये हाफ ही मास होगा, और मैं इधर से नीचे जाऊंगा तो भी, जैसा मैं इधर से DM जोड़ते आऊंगा, ये भी तो DM जुड़ते जा रहे हैं ना, समझे, तो इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई। अब इसमें का सब बाहर निकल जाएगा, ये 2GR डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, इंटीग्रेट सिर्फ कौन होगा, DM, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, 2GR अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, DM का इंटीग्रेशन m/2 2, तो ये हो जाएगा GMR अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। तो दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या आया, यहाँ पे 2 नहीं आया, वहां पे 2 था, यहाँ पे 2, उधर क्या आया 2, बाकी कंडीशन वैसे के वैसे जैसे वहां लिखी मैंने, कौन सी केसेस, ये वाली। अब x की जगह कौन आएगा, R, A की जगह कौन आएगा, कैपिटल R, कौन आएगा, तो फॉर्मूले अपने बदलते जाएंगे, क्या बदलते जाएंगे, सर मैक्सिमम कहाँ आएगा, सेम, मैक्सिमम A/√2 था ना, तो अब A की जगह कौन आया है, R/√2, ठीक है, कहाँ आएगा मैक्सिमम, R/√2, क्लियर है क्या, यस और नो, और समझा कि नहीं, हाउ या नहीं, तो ये किसकी कहानी हुई, रिंग। ऐसी कहानी किसकी है, डिस्क, फिर सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सबके फॉर्मूले बनते जाएंगे, सबके क्या बनते जाएंगे, तो आपको ये केसेस पता चाहिए, R लेस देन एन लेस देन R रहा तो हम R को निगलेक्ट करेंगे नीचे से, ऊपर से नहीं। अगर स्मॉल r बड़ा रहा, कैपिटल R छोटा रहा तो फिर कैपिटल R को निगलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह अगर डिस्क रहा, कौन रहा, तो आप डेरिवेशन बाद में देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके लिए अगर किसी पॉइंट पे फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए EG का फॉर्मूला है भैया 2GM/R स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, क्या है 2GM/R स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos। तो फिर ये छोटा एलिमेंट कैसे लेंगे अपन, इसमें पता है आपको, रिंग में एक छोटा एलिमेंट ऐसा लेते हैं अपन डिस्क में, हो या नहीं, जिसका 2πr इंटू क्या रहता है
dr। तो डेरिवेशन बताऊंगा मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्लियर है? थीटा ही है। अगर अभी ये सॉलिड स्फीयर हुआ, कौन हुआ बेटा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा भरा हुआ है, तो सॉलिड स्फीयर का मास कहाँ कंसीडर करते हैं अपन? सेंटर पे। कहाँ कंसीडर करते हैं? तो सॉलिड स्फीयर के केस में अगर कोई पॉइंट बाहर है P पॉइंट और इसका डिस्टेंस है सेंटर से R, तो ये तो पॉइंट मास के जैसे ही काम करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Gm/r²। क्या हो जाएगा? वही पॉइंट अगर मैं सरफेस पे ला लूं, कहाँ ला लो? सरफेस पे, तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे? सेम। तो ये बन जाएगा Gm/r²। वही पॉइंट इस स्फीयर के अंदर लेके जाऊं, अगर मैं कहा लेके गया? अंदर, तो ये फॉर्मूला बदल के हो जाता है Gm/r³ इंटू R। तो हमें ये फॉर्मूले याद चाहिए, कहाँ पॉइंट कंसीडर कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, क्या पता चाहिए हमें? फॉर्मूले। क्या पता चाहिए? ये डिस्क का हो गया, सॉलिड स्फीयर की 3 कंडीशन, बाहर रहा तो, सरफेस पे रहा तो, पॉइंट अंदर आया तो। सर सेंटर पे कितना? सेंटर पे 0। सेंटर पे कितना? 0। क्लियर है? सर सॉलिड शेल बताया, हॉलो सिर्फ स्फीयर होता तो, हॉलो होता तो उसके बाहर के लिए तो सेम फॉर्मूला रहता, पर अंदर के पॉइंट में आता ही नहीं, क्योंकि अंदर कोई मास, समझे क्या? बाहर वाले के लिए सेम रहता, अंदर वाला क्या हो जाता? 0। क्या हो जाता? तो आपको देखना मॉड्यूल में हर एक केस की फॉर्मूले दिए। क्या दिए है? तो आप लोगों का काम क्या है? फॉर्मूले लिखते समय उसके बाजू में उसकी डायग्राम बनाओ और पॉइंट के बारे में सोचो। पॉइंट यहाँ है तो कितना, यहाँ आया तो कितना, क्या बदलता है, कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों को देखना है उसमें। देख लो मॉड्यूल में है कि नहीं, देख लो, है ना? एग्जाम्पल 5 के पहले। क्लियर? तो उसमें ये केसेस और ये फॉर्मूले हमें याद चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड के। क्या याद चाहिए? फॉर्मूले और उसकी केसेस। उसकी क्या याद चाहिए? केसेस। स्टार्टिंग में ये 4 एग्जाम्पल होने के बाद दिख जाएगा। दिखा? हो या नहीं? दिख गए क्या? उसमें ABCD कंडीशन है। ठीक, तो वो केसेस अच्छे से टेबुलर फॉर्म में उतारना है। हमें डेरिवेशन का काम नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता चाहिए बना कैसे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। लेकिन आपको क्या पता चाहिए? सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मूला और उसकी केसेस, कहाँ रहा तो क्या हो सकता है। जेई वालों को डेरिवेशन की जरूरत क्यों? कि कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन फॉर्म में पूछे गए हैं, तो उनको डेरिवेशन पता चाहिए। क्लियर है? और समझे कि नहीं? यस और नो? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का 5वें नंबर का एग्जांपल आप लोग कर लेंगे। अगर कुछ नहीं समझा, अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते आया, तो उस फोर्स को मैं मास से डिवाइड करूं तो फील्ड ही मिलेगी ना? अरे है या नहीं? तो जितने क्वेश्चन अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के करे, काय के करे? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस फोर्स को मास से डिवाइड किया तभी तो कौन बना? ग्रेविटेशनल फील्ड बनी ना। तो जितने क्वेश्चन में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट की वो फील्ड मिल सकती है। उस मास से क्या करना है? सिर्फ डिवाइड। क्या करना है? तो ये एनी कंडीशन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन के फॉर्मूले पता है। स्टैंडर्ड कंडीशन के फॉर्मूले पता है। ऐसे को जो अपन ने करे ट्रायंगल वाला, इस पॉइंट का आपने एफजी निकाला नहीं क्या? उसको उस पॉइंट के मास से डिवाइड कर दिया तो वहां की क्या होगी? वो फील्ड। वहां की क्या हो जाएंगी? फील्ड। मतलब पहले फोर्स निकालो, उसको मास से क्या कर दो? डिवाइड, तो क्या बनेगी? उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? बहुत सारे लोग लाइटली ले रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे क्या पता, मेरे को नहीं पता एफजी भाई है, नींद में थे क्या पता नहीं। अब कुछ लोगों का अलग ही चल रहा, समझे? तो जिनको नहीं है इंटरेस्ट तो उन मत पढ़ो, छोड़ दो नीट। मैं पहले से बोल रहा, जेई भी छोड़ दो, नीट भी छोड़ दो। इंटरेस्ट लोगे तो ही आएगा, अपने आप आने वाली चीजें नहीं है ना? समझे ना? नहीं अनमोल? और इधर पूर्वी मैडम, तो जो भी चलते रहता चलने दिया करो, पढ़ाई करो मत, छोड़ दो। सिंपल तरीका है ना? बराबर है कि गलत है? ध्यान दोगे, समझेगा तो आएगा। बाद में तो बड़े बड़े फॉर्मूले दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिर्फ। फिर बोलते अपन मेरे को अब समझ नहीं रहा। कैसे समझेंगे? जब बातें बता रहा था तब अपना ध्यान कहीं और था, तो समझेंगा कहाँ से? सही है? वही होगा। ठीक है, तब चलो क्लियर है? लिख लिया जाए।
ठीक, ये हो गया है ना। तो वीडियो आ जाएंगे आज दोनों भी, स्टार्टिंग का भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो न्यू ईयर के हिसाब से जो कमिटमेंट कर रही थी वो पूरी करो। और मेरे को आशा है सिर्फ 8-10 बच्चों से ही है, बाकी लोगों से मैंने होप छोड़ दी है। क्लियर? 8-10 में कौन है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कौन कर रहा मेहनत और कौन नहीं कर रहा। क्लियर है? ठीक। तो वीडियो आ जाएगा, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ग्रेविटेशन अच्छा टॉपिक है, 4 या 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है। और 2 सवाल नीट में तो आ ही रहे हर साल, जे में 1 या 2 आते हैं, एक तो 1 आएगा नहीं तो 2, लेकिन नीट में तो 2 सवाल हर साल कंटिन्यू आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो चैनल को लाइक शेयर और क्या कर दो, सब्सक्राइब। थैंक यू।